जय हिंद दोस्तों, मैं रोहिताश चौहान इग्नू स्टडी सेंटर निर्माण कैंपस सुनाम में आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हमने 2 यूनिट करी, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड BHIC 132 कोड की। फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट हमने 2 वीडियो डिस्कस कर लिए है। आज इसी क्रम में थर्ड इकाई जो है वो आज डिस्कस करेंगे और आज का जो टॉपिक रहेगा वो पुष्यभूति एवं हर्ष साम्राज्य का उदय रहेगा। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार इसका बेसिक बात ये बता देना चाहता हूँ, इसकी एक स्ट्रक्चर बता देना चाहता हूँ कि इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है। ठीक है भाई, तो हम एक चीज जानते हैं कि मौर्य काल के अंदर पाटलिपुत्र या मगध वाला जो क्षेत्र था एक बहुत ही मतलब बड़ा साम्राज्य उभर के आया था। प्राकृतिक रूप से इसको बहुत सारी सुविधा मिली हुई थी, मतलब कि इसके आसपास नदियाँ पर्वत है ना, ये पहाड़ी क्षेत्र था। तो ये 16 महाजनपदों में से ये महाजनपद जो मगध वाला महाजनपद था ये सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। और ये वंश लगभग आप देखो पाटलिपुत्र गुप्तों के समय तक पाटलिपुत्र मुख्य मतलब एक जगह रही है ना, मुख्य एक उसकी एक इम्पोर्टेंस रही है पाटलिपुत्र की। ठीक है, अब यहाँ पे आप आगे देखोगे कि पुष्यभूति वंश या इसके हर्ष के साम्राज्य के समय में कन्नौज एक मुख्य जगह हो जाती है। क्या? कन्नौज या कान्याकुब्ज जिसको हम बोलते हैं या महोदय नगर जिसको हम बोलते हैं, कन्नौज पाटलिपुत्र का स्थान ले लेती है। अब यही इसी के ऊपर त्रिकूट संघर्ष होता है, राष्ट्रकूटों का, प्रतिहारों का और पालों का। ये इससे पहले हम यहीं पे ये देखेंगे हर्ष का साम्राज्य यहाँ पे कैसे कैसे स्थापित होता है और जो हर्ष के जो मतलब कि उसके उत्तराधिकारी उसके पहले मतलब उसके जो फादर थे, उसके जो फादर के फादर थे, ये यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे कैसे प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन का यहाँ पे शासन, यहाँ पे मतलब हर्षवर्धन ने कैसे यहाँ पे अपना शासन स्थापित किया। क्योंकि हर्षवर्धन का जो शासन जो कर रहे थे हर्षवर्धन, वो हरियाणा के अंदर थानेसर नामक जगह पर कर रहे थे। कन्नौज के अंदर तो मोखरी वंश था और मोखरी वंश वो कहानी बताएंगे कैसे उनकी सिस्टर जो थी, उनके मतलब जो बहन थी राज्यश्री, वो राज्यश्री की वहाँ पे शादी की थी और जो उसके जीजा जी थे तो गृहवर में उसकी हत्या वहाँ पे कर दी गई थी शशांक के द्वारा। ठीक है, और फिर वहाँ पे देखेंगे कैसे कन्नौज एक मतलब बड़ी शक्ति के रूप में उभरा और अन्य राजवंशों ने वहाँ पे कैसे अपना प्रभुत्व जमाया। तो इसी इकाई की रूपरेखा क्या थी, क्या उद्देश्य थे, क्या प्रस्तावना थी, उत्तर भारत का क्या राजनीतिक परिदृश्य था, राजनीतिक केंद्रों के नए प्रकार या कन्नौज नए राजनीतिक केंद्र के रूप में पाटलिपुत्र का पतन कैसे होता है। जैसे मैंने बताया पुष्यभूति वंश जो आता उभर के, इसके बारे में जानेंगे। और हर्ष की राजनीतिक गतिविधियां, स्रोत, जैसे कि हम हर्ष के स्रोत भी पढ़ेंगे और इसके जो दरबार में रहता था बाणभट्ट का हर्षचरित, बाणभट्ट की कादम्बरी है ना, ये हम देखेंगे। और हर्ष का जो राज्य विस्तार हुआ था भाई, कैसे कैसे इन्होंने अपना राज्य विस्तार किया उत्तर की तरफ और इधर अपने हरियाणा, पंजाब या पूर्वी राजस्थान की तरफ राज्य विस्तार। हेनसांग का विवरण, हेनसांग जो कि एक चीनी यात्री था और हर्षवर्धन के समय में ये भारत आता है और हर्षवर्धन का बढ़ चढ़ के उल्लेख करता है। और क्योंकि एक बौद्ध यात्री था, बौद्ध धर्म के लिए आया था, तो हर्षवर्धन को बौद्ध भी बताते हैं। हेनसांग के बारे में पढ़ेंगे, हर्ष संवत के बारे में पढ़ेंगे। संवत मैंने बताया कल हम कि विक्रम संवत हम पढ़ रहे थे, गुप्त संवत हमने देखा था, शक संवत हमने जाना था जो राष्ट्रीय कैलेंडर में भी हम यूज करते हैं, शक संवत। तो आज हर्ष संवत की भी देखेंगे, हर्ष के राज्यकाल का अंत कैसे होता है, कैसे समाप्ति होती है हर्ष के शासन की, है ना। और राजनीति की बदलती संरचना के अंदर शासकों की उपाधियां, प्रशासन, राजनीतिक संरचना कैसी थी राजनीति के अंदर और परिणाम क्या हुआ, कन्नौज का त्रिकुटीय संघर्ष कैसे हुआ, क्या गुर्जर प्रतिहारों का संघर्ष पालों के साथ और राष्ट्रकूटों के साथ कन्नौज को लेकर क्यों हुआ, क्या ऐसा क्या कारण था कन्नौज के अंदर जो तीनों का संघर्ष हुआ, और कुछ शब्दावली इसके अंदर देखेंगे। तो दोस्तों ये आज के टॉपिक थे, मतलब ये टॉपिक देखने वाले हैं प्रस्तावना के अंदर। सबसे पहले हम किसी भी टॉपिक को अगर हम जानते हैं तो उसकी हम प्रस्तावना पढ़ते हैं। दोस्तों क्या पढ़ते हैं? उस टॉपिक की हम प्रस्तावना हम पढ़ते हैं। तो आप प्रस्तावना को देखिए कि आपने पढ़ने क्या क्या है। देखो कुछ वंश हम आधुनिक भारत में भी देखेंगे, मध्यकाल में भी देखेंगे और प्राचीन भारत में भी देखेंगे। जैसे कि आधुनिक भारत में हम देखते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला
मोहम्मद शाह रंगीला, यानी कि 1719 से 1748 के टाइम पीरियड के बीच में कई सारे राजवंश यहाँ पे स्थापित होते हैं। जैसे कि अवध एक नया राज्य स्थापित होता है, हैदराबाद एक खुद से स्वतंत्र हो जाता है, और ये आपका रुहेलखंड स्वतंत्र हो जाता है, मराठे स्वतंत्र हो जाते हैं। यही चीज़ हम मराठा उसके मध्यकाल यानी कि सल्तनत काल में हम देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कि विजयनगर साम्राज्य स्थापित होता है, बहमनी साम्राज्य स्थापित होते हैं, और बहमनी के टूटने के बाद फिर बीदर, बरार, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर राज्य स्थापित होते हैं। प्राचीन भारत में भी गुप्तों के पतन के बाद कई सारे राजवंश यहाँ पे स्थापित होते हैं, जैसे कि जिनको हम गुप्तोत्तर की श्रेणी में ला के रख देते हैं, गुप्तोत्तर की श्रेणी के अंदर, जैसे कि बंगाल के अंदर गौड़, गुजरात में वल्लभी के अंदर मैत्रक, थानेसर के अंदर आपका पुष्यभूति वंश, ये आपके यहाँ पे ये आ जाते हैं, और कन्नौज के अंदर मोखरी वंश, और मगध के अंदर ये गुप्त वंश अभी बचा रहता है। ये शासक गुप्तोत्तर काल के में हम पढ़ते हैं, क्योंकि देखो सामंती व्यवस्था गुप्त काल में मैंने बताई थी आपको कि भाई सामंती व्यवस्था यहाँ पे शुरुआत हो चुकी थी। ब्राह्मणों को बड़े बड़े भूमिखंड मिलने शुरू हो गए थे, बड़े बड़े भूमिखंड ब्राह्मणों को मिलने लगे थे, ठीक है, भूमि के टुकड़े। अब ज़्यादा अधिकारी रखने की इनको ज़रूरत नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी, यही अपना अधिकारी का आड़ा कार्य जो कार्य है वही करेंगे। विशेष तौर पे हम जो इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, जो फोकस अपना रहेगा वो हर्ष के अंदर रहेगा, हर्ष पे अपना विशेष फोकस रहेगा, ठीक है। उत्तरी भारत का बदलता राजनीतिक परिदृश्य है, उत्तरी भारत का बदलता राजनीतिक परिदृश्य कैसा था भाई? नए प्रकार के राजनीतिक केंद्र, कन्नौज के, ये देखो कन्नौज नए राजनीतिक केंद्र के रूप में, पूर्व में कन्याकुब्ज या महोदय नाम से जाना जाने वाला कन्नौज आधुनिक उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में स्थित आरंभिक मध्यकाल में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मैंने बताया पहले पाटलिपुत्र का स्थान कन्नौज ने ले लिया। ऊंचाई क्षेत्र में गंगा यमुना दोआब में स्थित कन्नौज की किलेबंदी सुगमता से कराई जा सकती थी। वही बात जो प्राकृतिक प्रकृति ने अपनी जो सहायता मगध के रूप में की थी, यहीं पे कन्नौज के रूप में भी यही थी। इस प्रकार मैदानी क्षेत्र में इसकी अनुकूल अवस्थिति के बावजूद इसे सुगमता पूर्वक किलेबंदी करके सुरक्षित किया जा सकता था। और इसके अतिरिक्त कन्नौज मूलतः पश्चिमी गंगा तटीय क्षेत्र के रूप में भी कृषि विस्तार का उपजाऊ भूमि थी। कन्नौज के अंदर उपजाऊ भूमि कन्नौज की थी, और यहाँ पे कृषि क्षेत्र जो था बहुत बड़े क्षेत्र में फैला था। गंगा यमुना दोआब यहाँ पे था भाई, ठीक है, क्या था? गंगा यमुना दोआब ये यहाँ पे था, ठीक है। और इस प्रकार जो कान्याकुब्ज था राजनीतिक केंद्र के रूप में मोखरियों की सत्ता के अंतर्गत ग्रहवर्मन के अधीन सबसे पहले हर्षचरित्र में देखने को मिलता है। बाणभट्ट की हर्षचरित्र, ये ग्रहवर्मन कौन था? ग्रहवर्मन कोगला, ये मोखरी वंश का शासन था, मोखरी वंश का शासक था। और मोखरी वंश के शासक ग्रहवर्मन के साथ हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री की शादी हुई थी। ग्रहवर्मा की हत्या कर दी जाती है, और राज्य हर्षवर्धन ने कन्नौज थानेसर के साथ साथ कन्नौज से भी शासन अपना सुचारू रूप से चलाया था, ठीक है। आगे देखो, पाटलिपुत्र का पतन। रामशरण शर्मा जैसे इतिहासकार का मत है कि उत्तर गुप्त काल में व्यापार एवं व्यवसाय में अवनति के कारण पाटलिपुत्र पतन की ओर था। उत्तर गुप्त काल में व्यापार एवं व्यवसाय में अवनति के कारण, देखो अब हम जानते हैं कि भारत में जब रोमन या यूनानी या शक या पहलव ये कुषाण आए थे, इन्होंने व्यापार शुरू किया था, इन्होंने एक व्यापार शुरू किया था। लेकिन इनके बाद मतलब विदेशी रूप में कोई व्यापार नहीं होता था, तो जब व्यापार नहीं होता था पतन का कारण पाटलिपुत्र बना था, ठीक है। और अन्य स्थानों से इस नगर में आने वाले व्यापारियों पर मार्ग कर संग्रहित किया जाता था, और इस प्रकार अधिकारियों, सैनिकों एवं अन्य सहायक नौकरों का वेतन भूमि आवंटन द्वारा किया जाता था, ठीक है। जैसा भी हो, इस मत की अपनी आलोचना है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों के एवं स्थानों की अर्थव्यवस्था का अध्ययन गुप्त काल के तुरंत पश्चात व्यापार, नगरीय केंद्रों एवं आर्थिक मुद्रा के पतन को परिलक्षित नहीं करता है। यह एक महत्वपूर्ण भारत की घटना नहीं थी, बल्कि कुछ इलाकों जैसे कि दक्षिण पूर्व बंगाल, पश्चिमी भारत आदि स्थानों पर व्यापार समृद्ध था, ठीक है। ये हम देखेंगे। पुष्यभूति वंश जो विशेष तौर पर पढ़ने वाला चीज़ है कि इस वंश के अंदर जो जानकारी हमें मिलती है, ये हरियाणा का थानेश्वर के अंदर इसका स्थापित था, ये पुष्यभूति वंश, और बाद में उत्तर प्रदेश के कन्नौज से भी इन्होंने अपना शासन नहीं चलाया। इस स्रोत की जानकारी कहाँ से मिलती है? बाणभट्ट के हर्षचरित्र से,
और हेनसांग के यात्रा विवरण से हमें जानकारी मिलती है। यह बहुत सारे अभिलेख या बहुत सारे सिक्के जो किसी भी वंश की जानकारी प्रदान करने में बहुत सहायक होते हैं, तो उसकी जानकारी हमें मिलती है। बाणभट्ट हमें बताते हैं कि इस वंश का संस्थापक जो राजा था थानेश्वर में पुष्यभूति था, और यह परिवार जो था पुष्यभूति वंश के नाम से ही जाना जाता था। हालांकि हर्ष के अभिलेखों में इसका कोई भी उल्लेख नहीं है। बांसखेड़ा और मधुबन ताम्रपत्र लेख ये हर्ष के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, क्योंकि पहले जो शुरुआत के जो 3 शासक हुए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ महाराजा की उपाधि धारण की। प्रभाकर वर्धन ऐसा पहला शासक हुआ जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, और हमें यह अनुमान यहाँ से लगा सकते हैं कि यह एक स्वतंत्र शासक, स्वतंत्र सम्राट शासक ये था, और जिसके ग्रहवर्धन की पुत्री राजश्री के साथ इसका विवाह करके मौर्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। गुप्तों के समय में मैंने बताया था कि भाई वैवाहिक संबंध इन्होंने स्थापित किए थे। गुप्तों ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटक के साथ, नागवंश के साथ, इधर आपका 3 वंशों के साथ गुप्तों ने अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो इन्होंने भी मौर्यों के साथ अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसके बाद भाई इसी समय में लगभग 604 ईस्वी की बात ये कर रहा है, थानेसर को पश्चिम की ओर से हूणों के आक्रमण का भय था। बाणभट्ट जो है प्रभाकर वर्धन का वर्णन हूण हिरणों के लिए शेर के रूप में करता है। हूण हरिण केसरी इसकी उपाधि क्या थी? हूण हरिण केसरी इसकी उपाधि थी। इसके अनुसार मतलब राज्यवर्धन के अधीन एक सेना हूणों को पराजित करने के लिए भेजी गई, लेकिन पिता कौन? प्रभाकर वर्धन की आकस्मिक मृत्यु, बीमारी के कारण उसको वापस आना पड़ा। और जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होगी, परिवार को कुछ समय तक विपदा का सामना करना पड़ा। मालवा शासक ने ग्रहवर्धन की हत्या कर दी। मालवा शासक ने ग्रहवर्धन की हत्या कर दी, यानी कि हर्षवर्धन की जीजा की हत्या कर दी। और उसकी जो पत्नी थी राजश्री, यानी इनकी बहन जो थी, उसको कैद कर लिया गया। ऐसा लगता है कि जो मालवा और जो गौड़ के जो शासक थे, इन दोनों ने संधि कर ली थी और थानेश्वर को धमकी ये लोग दे रहे थे। राज्यवर्धन ने मालवों को पराजित किया था, किंतु गौड़ शासक शशांक द्वारा विश्वासघात के द्वारा ये मारा गया था। अब यह हर्ष का उत्तरदायी था कि वह शोध लेगा और बदला अपना लेगा। ये चीज हम यहाँ पे देखते हैं। बेसिक बातें हैं दोस्तों, ठीक है। हर्ष की राजनीतिक गतिविधियां आप देखो दोस्तों। किसी भी वंश की जो गतिविधियां, राजनीतिक गतिविधियां हो, सामाजिक गतिविधियां हो, आर्थिक गतिविधियां हो, हमें उनके अभिलेख से, हमें उनके ताम्रपत्र से, हमें उनके घोषणा पत्र से, हमें उनके इन चीज़ों से तो हमें जानकारी मिलती है कि प्रशस्तियों में शासकों की राजनीतिक विजयों का रूढ़ वर्णन मिलता, हमें इसकी जानकारी मिलती है। ये शासक को सार्वभौमिक सम्राट होने का दावा करते हैं, जिनसे चारों दिशाओं को जीता और दिग्विजय प्राप्त की। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते हैं। राजनीतिक केंद्रों के संदर्भ अभिलेखों में अभिलेखित भूमि दान क्षेत्र एवं आलेखों के खोज स्थल, वंश के अधीन क्षेत्र विस्तार को इंगित ये लोग करते हैं। इसके अतिरिक्त राज कवियों के चरित्र काव्य, जीवन काव्य, ऐतिहासिक जानकारी के नए स्रोतों के रूप में ये उभर के आए। बाणभट्ट के चरित्र में हमें देखने को मिलता है कि हर्ष चरित्र इस तरह का पहला आदर्श है। इस काव्य में बाणभट्ट हर्षवर्धन के उदय के बारे में बताते हैं। हमें यह बताया जाता है कि पुष्यभूति जो थे, ये पुष्यभूति शासक जो प्रभाकर वर्धन था, राज्य कर रहा था और हूणों ने राज्य के उत्तर पश्चिमी सीमांत पर अपना आक्रमण किया। राज्यवर्धन एवं हर्षवर्धन दोनों राजकुमार उन्हें रोकने के लिए गए, लेकिन इसी मध्य प्रभाकर वर्धन बीमार हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। स्थिति और भी दयनीय तब हो गई जब कान्याकुब्ज का जो मोखरी शासक, जो कि उनका जीजा और उनकी बहन का जो पति था, अपने शत्रुओं के द्वारा मारा गया। ये गौड़ के शशांक एवं मालवा के देवगुप्त थे। राज्यवर्धन शत्रुओं से युद्ध करने गए और शत्रुओं के शिविर में मारे गए। बाद में हर्षवर्धन ने अपनी बहन को बचाया, और चूंकि मोखरियों का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, अतः कान्याकुब्ज के सिंहासन का प्रस्ताव उसे दिया गया। उसने मोखरियों के मंत्रियों द्वारा दिया गया प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस प्रकार वह पुष्यभूतियों एवं मोखरियों का संयुक्त शासक बन गया। अब देखो, थानेश्वर से भी और कन्नौज से भी दोनों जगह से ये शासन कर रहा था। मोखरियों यानी दोनों जगह से शासन कर रहा था।
देखो आगामी काल के शासक जो थे, बाणभट्ट की हस्तचरित्र मिलती है। हम इसके बाद हम देखेंगे कि बंगाल और बिहार के जो रामपाल थे, रामपाल चरित्र मिलती है। चालुक्य के जो विक्रमादित्य थे, इसकी विक्रमाचरित्र मिलती है, विक्रमांग देव चरित्र मिलती है। और गुजरात के जो कुमारपाल थे, कुमारपाल चरित्र हमें इसकी जानकारी मिलती है। ये हर चरित्र के बारे में ही उदाहरण ये हमें दिए जाते हैं दोस्तों। स्रोतों की व्याख्या के बारे में देखो, इसके दरबार में हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट आता है और हेनसांग आता है। दोनों का संरक्षक कौन था? हर्षवर्धन था। और दोनों के दोनों अपने वृत्तांत में, बाणभट्ट अपने हर्षचरित्र में, कादम्बरी में, और जो इसकी रचना थी, और हेनसांग अपने स्रोतों के अंदर इसको, हर्षवर्धन को उत्तर भारत का स्वामी बताता है। क्या बताता है? उत्तर भारत का स्वामी बताता है। दोनों के विवरण के आधार पर ही जो आरंभिक जो इतिहासकार हुए, वो हर्षवर्धन को उत्तर गुप्त काल का अंतिम मान हिंदू साम्राज्य निर्माता दिखाते हैं। इस प्रकार के मतों को हर्ष के कट्टर प्रतिद्वंदी पुलकेशिन द्वितीय के उत्तराधिकारियों के द्वारा प्रदत्त सकालोत्पथेश्वर नामक विशेषाधिकृत उपाधि से भी दृढ़ता प्राप्त होती है। इस प्रकार भारतीय इतिहास के काल विभाजन के प्रयोजन में इतिहासकार 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु के साथ एक युग का अंत, यानी कि वास्तव में हिंदू युग के अंत को चिन्हित करते हैं। विंसेंट स्मिथ, जो कि आरंभिक इतिहासकारों में से एक था, जिन्होंने भारतीय इतिहास की विस्तृत संरचना दी है, भारत का आरंभिक इतिहास लिखा है, मध्यकाल के हिंदू राज्य को, जिसमें राजपूत सबसे आगे आते हैं, हर्ष की मृत्यु के उपरांत बताते हैं। इसके प्रमुख मानदंड इस विस्तृत साम्राज्य का विभाजन था। ठीक है, हर्ष की राजनीतिक गतिविधियां कैसी थी कि बताया जाता है कि भाई हर्ष के बीच में और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में एक नर्मदा नदी के तट पर युद्ध होता है, और पुलकेशिन द्वितीय हर्ष को पराजित करता है। पुलकेशिन द्वितीय हर्ष को पराजित करता है, और इसका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो इसकी प्रारंभिक जीवन यात्रा कैसी थी? देखो, हर्षवर्धन जो था पुष्यभूति वंश का सबसे मुख्य शासक था, और प्रभाकर वर्धन हर्ष का पिता एवं क्रम में चतुर्थ शासक था। उसके दो पुत्र राज्यवर्धन एवं हर्षवर्धन थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन थे। उसकी पुत्री जो थी, किसकी बात है? प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और पुत्री जो थी वो कन्याकुज के मोखरी शासक ग्रहवर्मन के साथ शादी हुई थी। ठीक है, वैवाहिक संधि स्थापित की थी, और अन्य वंश थे। इसके अभियान कौन कौन से थे भाई? पूर्वी अभियान हर्षवर्धन के। तो गौड़ शासक शशांक और मालवा शासक देवगुप्त ने हर्षवर्धन के जीजा मोखरी जो शासक थे ग्रहवर्धन की हत्या करके संकट ये पैदा कर दिया था। कन्याकुज पर अधिकार कर लिया था, और हर्षवर्धन के ज्येष्ठ भाई जो थे राज्यवर्धन को शिविर में ही मार गिराया था। अब ये अपनी बहन को जो विधवा हो गई थी, उसका बदला लेने के लिए ये कन्नौज से शासन शुरू करता है, और यहाँ पे दोनों वंशों को साथ लेकर चलता है। पुष्यभूति और मोखरी दोनों वंशों को साथ लेकर ही चलता है। हर्षवर्धन के राज्य के अंदर जो इसका विस्तार में देखते हैं, उत्तर प्रदेश इसके राज्य के अंदर था, क्योंकि कन्नौज पे इसका शासन था। दक्षिण बिहार के अंदर, जो बिहार उत्तर प्रदेश से लगा हुआ जो इलाका है, उसके अंदर हर्षवर्धन का शासन था। इधर उड़ीसा के अंदर हर्षवर्धन का शासन था। थानेसर यानी हरियाणा यानी करनाल के अंदर इसका शासन था। पंजाब, पूर्वी पंजाब और पूर्वी राजस्थान के हिस्से में इसके जो कि विरासत में भी इसको मिले थे। भास्कर वर्मन के अलावा कामरूप के जो शासक थे उनके अधीन सहयोगी के रूप में कार्य करते थे। और बताया जाता है कि इसने कश्मीर के जो शासक थे उनके राजाओं पर भी अपना प्रभाव डाला। बोला जाता है कि हर्षवर्धन उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट बोला जाता है। और पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के जो बीच की जो सीमा तटीय जो नदी जो थी वो थी नर्मदा नदी। क्या थी? नर्मदा नदी थी। ठीक है भाई। हेनसांग का विवरण हमें मिलता है। हेनसांग का विवरण, चीनी यात्री था हेनसांग, इसका विवरण हमें मिलता है 629 से 645 में। कन्नौज की समृद्धि के विषय में बताता है कि जो कन्नौज का जो शासक था अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए हमेशा भ्रमण करता रहता है, और हर्ष को बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अनुयायी के रूप में ये दर्शाता है जानबूझ के
क्योंकि चीनी यात्री बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए ही भारत में आए थे, तो ये भी इसको बौद्ध धर्म का बताते हैं और इसकी संगति का विवरण देते हैं और कहते हैं कि ये अपने मंत्रियों को वेतन जो देता था भूमि अनुदान के रूप में ये देते थे, यानी कि हर्षवर्धन जो वेतन देता था भूमि अनुदान के रूप में। हमें इस प्रकार के जो गैर धार्मिक अनुदान के विषय में कोई वास्तविक साक्ष्य तो नहीं प्राप्त है, लेकिन हर्ष के द्वारा जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा थी उसके संरक्षण और ब्राह्मणों एवं हीनयानों के जो द्वारा विरोध का उल्लेख है उससे हमें इसकी जानकारी मिलती है। लेकिन निश्चित रूप से विभिन्न जो धार्मिक जो समुदाय के मध्य तनाव को उजागर करता है जो राजकीय संरक्षण के लिए आपस में लड़े। ठीक है भाई, हर्ष संवत की जानकारी कहाँ से मिलती है भाई? हर्ष संवत देखो, अल-बरूनी 11वीं सदी में आता है, एक मुस्लिम अरबी लेखक था अल-बरूनी। हर्ष संवत का उल्लेख करता है कि ये मथुरा कन्नौज में प्रयोग किया जाता था। अल-बरूनी हर्ष संवत का उल्लेख करता है कि कन्नौज में और प्रयोग इसमें मथुरा में प्रयोग किया जाता था 606 ईस्वी में। हर्ष का जो सिंहासन रोहण हुआ उसके प्रयोग से ही माना जाता है। हर्ष के बांसखेड़ा लेख, मधुबन लेख और वाराणसी ताम्रपत्र लेख से इसकी जानकारी हमें मिलती है। इसके राज्य शासन का अंत कैसे हुआ भाई, ये बताओ, इसके राज्य शासन का अंत कैसे हुआ हर्ष के? राजनीति कितना है भैया? बस हो गए। और बताइए दोस्तों, कैसे हो? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी है ना? तो इसी तरीके से अपना मतलब लगातार तैयारी करते रहिए। आगे अपने आने वाले एग्ज़ाम में भी ये लेक्चर्स आपको बहुत फ्रूटफुल साबित होंगे। उपाधियाँ मैंने बता दिया कि बहुत बड़ी बड़ी उपाधियाँ धारण करते थे। महाराजा धीराज की उपाधियाँ धारण करते थे, परमेश्वर की उपाधियाँ धारण करते थे, परम भट्टारक की उपाधि धारण करते थे। ये बड़ी बड़ी उपाधि धारण करते थे। जब ये पहले स्वतंत्र नहीं थे, पहले जो तीन चार शासक हुए उन्होंने सिर्फ महाराज की उपाधि धारण की, सामंत की उपाधि धारण की, महासामंत की उपाधि धारण की। ठीक है, अब यहाँ से महाराजा धीराज, परमेश्वर और परम भट्टारक की उपाधियाँ धारण करने लगे थे। प्रशासन, हर्ष के प्रशासनिक शासन से संबंधित बहुत कम विवरण हमें उपलब्ध होता है। विभिन्न जो शासकीय पद गुप्तों के समय से चले आ रहे थे। हिंसांग बताता है कि कर जो है बहुत कठोर नहीं थे, कर जो है बहुत कठोर नहीं थे। शासक किसानों से 1/6 मतलब कि बहुत ही मात्र कम करता। हम मध्यकाल में हम देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी 50% कर लेता है, मोहम्मद बिन तुगलक 50% कर लेता है, शिवाजी महाराज 40% कर लेते हैं, अकबर भी 50% के लगभग कर लेता है। लेकिन ये तो कुछ भी कर नहीं था। 1/6 यानी कि लगभग 17-18% ये कर लेते थे, 17-18% ही कर लेते थे। हिंसांग ने बताया कि दास प्रथा नहीं थी। आगे कहता है कि बहुत सीमित, और आगे कहता है कि थी लेकिन सीमित थी, कर बहुत ही विनम्र थे। हर्ष एक दृढ़ प्रतिज्ञ शासक था और अपने मंत्रियों को आत्मविश्वास एवं निष्ठा से प्रेरित रखता था। हिंसांग उल्लेख करता है कि हर्ष एक उद्योगशील शासक था। उसका दिन जो है 3 भागों में विभाजित था। कैसे? जिसमें से एक राज्य को, दूसरा 2 अन्य धार्मिक कार्यों को समर्पित था। यद्यपि राज्य जो मामले प्रशासन में धर्मनिरपेक्ष के जो मामले थे वो ज़्यादा निहित थे, धार्मिक मामलों से संबंधित। कन्नौज का जो त्रिगुटीय संघर्ष जो हुआ उसको बताइए भाई। कन्नौज के अंदर त्रिगुटीय संघर्ष जो हुआ, उत्तर भारत में कन्नौज को राजकीय शक्ति के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? हर्षवर्धन को जाता है। लेकिन आगामी वर्षों में हम देखेंगे कन्नौज के ऊपर 3 वंशों ने, कन्नौज के ऊपर पालों ने, प्रतिहारों ने और राष्ट्रकूटों ने अपना स्थापित कायम करने की कोशिश की। 8वीं सदी के प्रारंभ में जो वाक्य था, गोड़वों के जो नायक थे यशोवर्मन ने भी कन्नौज के शासन के रूप में दर्शाया जाते हैं। ठीक है, D.G. सिरकर के अनुसार यह शत्रुता जो थी मौखरियों के शासन के प्रारंभ से ही
और ईशान वर्मा अपने हरा शिलालेख में 554 सीसी में घोड़ों को पराजित करने का दावा करता है। शत्रुता की जो यह विरासत थी, दो कन्नौज जो शक्ति जो थी उनका प्रतिनिधित्व करने वाले हर्ष एवं गौड़वों का प्रतिनिधित्व करने वाले शशांक के मध्य भी जारी थी। अंततः बंगाल एवं बिहार के पाल और गुर्जर प्रतिहारों के मध्य ये संघर्ष हुआ। तो इसके अंदर भाई फिर ये कुछ क्वेश्चन आ रहे थे। चरित काव्य की विशेषता क्या है, आपने आंसर देना है। हर्ष एवं पुलकेशिन के मध्य संघर्ष के विषय की 5 वाक्य लिखिए। संघर्ष के क्या कारण थे, हर्ष के और पुलकेशिन द्वितीय के, ये 5 वाक्य आप लिखिए। तीसरा, हेनसांग 629 से 45 के बीच में भारत की यात्रा की, बिल्कुल सही बात है। हर्ष के शिलालेखों के अनुसार वह बौद्ध था, बिल्कुल सही बात है। हर्ष काल जो था 606 ईस्वी में प्रारंभ होता है, बिल्कुल सही बात है। और हर्ष को शकलोत्तरापतनाथ की उपाधि उसके परिवार ने दी थी, नहीं नहीं नहीं, ये उपाधि जो थी पुलकेशिन द्वितीय ने उसको दी थी, शकलोत्तरापतनाथ की। इस सारांश क्या है इस टॉपिक का वो देख लो। हर्ष का जो उदय हुआ था, उदय और प्रसार जो हुआ था गंगा यमुना दोआब के महत्व के उद्भव को दर्शाता है। इसमें संदेह नहीं है कि बाणभट्ट एवं हेनसांग के विवरण के बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की थी। हर्ष की प्रतिद्वंदिता दक्कन के चालुक्य के द्वारा शकलोत्तरापतनाथ उपाधि से विभूषित करना इसके महत्व को और अधिक बल प्रदान करता है। जो भी है उपयुक्त चर्चा यह इंगित करते हैं कि यह कितना अतिशयोक्तिपूर्ण है। इस प्रकार के दावे को दरकिनार करने के बाद भी उत्तर गुप्त राजनीति के कन्नौज के महत्व को इनकार नहीं किया जा सकता। शब्दावली देखो भाई, क्या शब्दावली, जैसे कि जय स्कंदवाद, जय स्कंदवाद वास्तविक अर्थ में विजय शिविर, जिसका तात्पर्य एक अस्थायी शिविर है जो रणनीतिक क्षेत्र पर स्थित होता था, उसको हम क्या बोलते थे, जय स्कंदवाद, विजय शिविर। हम नॉर्मली हम इसको जान सकते हैं विजय शिविर किसको बोलते थे, मतलब जय स्कंदवाद। त्रिकुटिया संघर्ष, त्रिकुटिया संघर्ष प्रतिहारों के, पालों के और इनके कन्नौज, इनके बीच में त्रिकुटिया संघर्ष हुआ। सकला उत्तरापतवेश्वर, उत्तर के सभी जो क्षेत्रों के योद्धा थे, स्वामी थे, उत्तरापत के समुद्र ये जो शासक थे, संप्रभु शासक थे, इनके महत्व को रखने वाला। चरित काव्य, जीवनी काव्य, है ना, ये थे भाई। ये आज का टॉपिक था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए। आप इसको एक बार देखो, इस वीडियो को आप देखो बार बार। अगर आप एक बार नहीं समझ आ रही है इसको देखो, इसकी PDF आप अच्छे से पढ़ो। आप ये इग्नू की जो मटेरियल है ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपके सिलेबस के लिए तो है ही, लेकिन इसके बाद भी ये आपके अन्य जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब आप तैयारी करते हो तो उसके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है दोस्तों। सच बताऊँ आपको, इग्नू का जो मटेरियल है, ठीक है। इसी तरीके से किसी टॉपिक की बेसिक स्ट्रक्चर आप देखिए, उसका जानिए कि भाई इसके बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में जब हम उत्तर पूर्व मध्यकाल हम देखेंगे, इसके बाद पूर्व मध्यकाल हम जानेंगे, ठीक है। पूर्व मध्यकाल में प्रतिहार, परमार, राष्ट्रकूट, चालुक्य, चोल और आपके ये परमार, है ना, ये सारे के सारे वंश हम यहाँ पे देखने वाले हैं दोस्तों। तो आप कोई भी वीडियो मतलब लेक्चर स्किप मत करें, देखा करें ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करा करें। जो नेक्स्ट हम वीडियो के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो जो टॉपिक अपने रहने वाला है दक्कन और दक्षिण भारत के राज्य। जब हम आ जाएंगे मतलब दक्षिण राज्यों के अंदर, है ना, पूर्व मध्यकाल के अंदर दक्षिण राज्यों और पूर्व मध्यकाल के अंदर अब अपने टॉपिक रहने वाले हैं दोस्तों। तो अब इसको आप शेयर प्लीज करते रहा करें, है ना, शेयर करते रहा करें। जो भी इससे पहले के आपने 2 लेक्चर देखे होंगे कि भाई जो हमने पहला लेक्चर हमने देखा था गुप्तों के बारे में, गुप्तों का उदय कैसे होता है, गुप्तों का विकास कैसे हुआ। उसके बाद गुप्तोत्तर के बारे में हमने जाना, गुप्तों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिकी के बारे में हमने देखा था। और आज का ये टॉपिक हमारा गुप्तोत्तर काल के अंदर हुआ, जिसमें विशेष तौर पे हमने हर्षवर्धन के बारे में दोस्तों जाना था, जो कि मुख्य शासक उत्तर गुप्त वंश का, पुष्यभूति वंश का हर्षवर्धन हुआ है, ठीक है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार,
जय हिंद, सत श्री अकाल।